नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। अवंतिका एक युवा वास्तुकार और प्राचीन इतिहास की उत्साही अध्येता थी, जिसे विलुप्त सभ्यताओं और उनके द्वारा छोड़ी गई अनूठी संरचनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। वह केदारनाथ की घाटियों में इसलिए आई थी क्योंकि उसने एक पुरानी बौद्ध पांडुलिपि में हिमकाल के द्वार का जिक्र पढ़ा था। यह एक ऐसा प्रवेश द्वार था जिस के बारे में कहा जाता था कि वह समय और आयामों के बीच एक अदृश्य सीमा पर स्थित था और इसका संबंध उन सभ्यताओं से था जो अंतिम हिमयुग के दौरान विलुप्त हो गई थीं। अवंतिका को लगा कि यह सिर्फ एक मिथक नहीं हो सकता। उसने केदारनाथ के चारों ओर, विशेष रूप से मंदिर से दूर, उन ऊंची बर्फीली चोटियों पर शोध करना शुरू किया। छोटी या जहां शायद कोई मानव पदचिह्न न पड़ा हो। वो कई दिनों तक स्थानीय पुजारियों और पुराने चरवाहों से बात करती रही, जो पहाड़ों के सबसे गहरे रहस्यों को जानते थे। उनमें से ज्यादातर ने हिमकाल के द्वार के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन एक बहुत बूढ़ी भिक्षुनी आनीपेमा ने अवंतिका की लगन को देखा। आनीपेमा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, कुछ द्वार तब खुलते हैं जब उन्हें कोई बुलाता नहीं, बल्कि जब समय उन्हें याद करता है। उन्होंने एक प्राचीन चित्र दिखाया जिसमें पहाड़ों के बीच एक ऐसी आकृति थी जो किसी भौतिक संरचना से अधिक एक भ्रम जैसी दिखती थी, जिसके भीतर से बर्फीली हवा निकल रही थी। पांडुलिपि में एक पहेली थी, जब सूर्य का हृदय शीतलता पाएगा और दो दुनियाएं मिलेंगी, तब अदृश्य सेतु प्रकट होगा जो विस्मृत को अतीत से जोड़ेगा। सूर्य का हृदय शीतलता पाएगा का मतलब शायद किसी विशेष खगोलीय घटना से था, जब सूरज की रोशनी किसी खास समय पर या किसी खास तरीके से क्षीण हो जाती हो। दो दुनियाएं मिलेंगी का अर्थ शायद वर्तमान और अतीत के बीच का मिलन था। अवंतिका ने खगोलीय चार्टों का अध्ययन किया और पाया कि एक विशेष दिन, सूर्योदय के ठीक बाद, एक दुर्लभ वायुमंडलीय घटना के कारण सूरज की किरणें एक विशेष बिंदु पर मुड़ जाती थीं, जिससे एक क्षणिक शीतलता और धुंध का एहसास होता था। ये बिंदु मंदिर से काफी ऊपर एक दुर्गम दर्रे में था। निर्धारित दिन, सूर्योदय से पहले ही, अवंतिका अपनी विशेष यात्रा के लिए निकल पड़ी। रास्ता बेहद कठिन था, लेकिन उसकी लगन उसे आगे बढ़ाती रही। जब वह उस ऊंचे दर्रे पर पहुंची, तो हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और बर्फीली हवा में एक पुरानी पृथ्वी जैसी गंध थी। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी और वह दुर्लभ वायुमंडलीय घटना शुरू हुई, अवंतिका ने देखा कि उसके ठीक सामने की हवा में एक अजीब सी कंपन हो रही थी। हवा में ही एक धुंधला सा अंडाकार आकार बनने लगा, जो किसी दर्पण जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था। ये हिमकाल का द्वार था। जैसे ही वह अंडाकार आकृति स्पष्ट हुई, अवंतिका ने देखा कि उसके भीतर से बर्फीली प्राचीन हवा निकल रही थी, जिससे उसके बाल लहराने लगे। हवा इतनी ठंडी थी कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां तक जम जाएंगी, लेकिन इसमें एक अजीब सी ताजगी थी। अवंतिका ने हिम्मत करके उस द्वार के करीब कदम बढ़ाए। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसे लगा कि समय धीमा हो गया है और आसपास का परिदृश्य बदल रहा है। पेड़ और पहाड़ धुंधले होते जा रहे थे और उनके स्थान पर एक विशाल बर्फीला विस्तार दिखाई देने लगा, जिसमें विशालकाय हिमखंड और प्राचीन अपरिचित वनस्पतियां थीं। उसने कुछ दूर पर अजीबोगरीब गुफा जैसे आवासों को भी देखा, जो बर्फ में खुदे हुए थे। यह अंतिम हिमयुग का परिदृश्य था। उसने देखा कि उस प्राचीन हिमयुगीन दुनिया में कुछ मानव जैसी आकृतियां चल रही थीं। वे आधुनिक मनुष्यों से थोड़े अलग दिख रहे थे। उनके कपड़े जानवरों की खाल के थे और उनकी मुद्राएं प्रकृति के प्रति गहरी समझ दिखा रही थीं। वे विस्मृत लोग थे, हिमयुग की विलुप्त सभ्यता के अंतिम अवशेष। अवंतिका को लगा जैसे उन प्राचीन आकृतियों से एक मानसिक संदेश उसके दिमाग में आया, तुमने हमें खोजा। हम हिमकाल के द्वार के संरक्षक हैं। हम समय के उस मोड़ पर रहते हैं जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं।
ये द्वार केवल एक का रास्ता नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना नाजुक है। संदेश जारी रहा, हम उस समय के साक्षी हैं जब हमने सब कुछ निगल लिया था। हमारा ज्ञान यही इस द्वार के पीछे छिपा है। तुम यहाँ आए हो लेकिन तुम वापस जा सकते हो। हम तुम्हें देखते हैं, हमें याद रखो। अवंतिका को लगा कि उसे उस विस्मृत सभ्यता के पूरे इतिहास की झलक मिल गई हो, उनका जीवन, उनका ज्ञान और उनका अंत। उसे समझ आया कि हिमकाल का द्वार केवल एक रास्ता नहीं था बल्कि एक स्मृति का भंडार भी था जो उन लोगों की कहानियों को सहेजे हुए था जो चले गए थे। अचानक सूरज की किरणें फिर से सीधी पड़ने लगी और दुर्लभ वायुमंडलीय घटना समाप्त हो गई। हिमकाल का द्वार का अंडाकार आकार धुंधला होने लगा और प्राचीन बर्फीला परिदृश्य धुएं की तरह गायब हो गया। अवंतिका ने खुद को फिर से वर्तमान के केदारनाथ के दर्रे में पाया। वो वहीं बैठ गई, हाँफते हुए, उस अनुभव की गहराई को समझने की कोशिश करते हुए। उसने अपनी आँखों से इतिहास को बदलते देखा था। उसने उन लोगों को देखा था जो समय के पर्दों के पीछे छिपे थे। अवंतिका ने इस खोज का कोई वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण नहीं किया। वह जानती थी कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसने अपना बाकी का जीवन विलुप्त सभ्यताओं और प्रकृति के साथ उनके संबंधों के बारे में जागरूकता फैलाने में लगा दिया, बिना सीधे हिमकाल के द्वार का जिक्र किए। केदारनाथ अवंतिका के लिए अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था बल्कि एक जीवित समय द्वार था। यह एक ऐसा स्थान था जहां अतीत आज भी मौजूद था, जहां हिमकाल का विस्मृत द्वार मौन खड़ा था, मानवता को अपनी प्राचीन जड़ों और प्रकृति के साथ अपने नाजुक संबंध की याद दिलाता हुआ। एक ऐसा रहस्य जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे अनंत काल तक छिपा रहेगा, समय के यात्रियों का इंतजार करता हुआ। हिमकाल के द्वार से वापस लौटने के बाद अवंतिका का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी आंखों से समय के पर्दे को हटते देखा था और एक ऐसी सभ्यता के दर्शन किए थे जिसे इतिहास ने भुला दिया था। यह अनुभव उसके मन में इतना गहरा बैठ गया था कि उसने अपनी सारी ऊर्जा उस ज्ञान को समझने और उसे वर्तमान से जोड़ने में लगा दी। अवंतिका केदारनाथ में ही रही, अपनी पुरानी भिक्षुणी मित्र आनी पेमा के साथ। आनी पेमा ने अवंतिका के शांत बदलाव को महसूस किया और बिना कुछ कहे समझ गई कि अवंतिका ने उस द्वार को देखा है। वे अक्सर घंटों तक मौन में बैठी रहती, एक दूसरे की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति महसूस करती। अवंतिका ने उन प्राचीन पांडुलिपियों और नक्शों का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया जो आनी पेमा के मठ में थे। उसे लगा कि हिमकाल के द्वार का अस्तित्व केवल समय में यात्रा के लिए नहीं था बल्कि यह एक चेतावनी और मार्गदर्शन भी था। हिमयुग की वह सभ्यता प्रकृति के साथ गहरे सामंजस्य में रहती थी और शायद उनका अंत किसी ऐसे असंतुलन के कारण हुआ था जिसे वे रोक नहीं पाए थे। एक रात जब केदारनाथ की घाटियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, अवंतिका ने अपने टेंट के बाहर एक हल्की नीली चमक देखी। वह तुरंत बाहर निकली और देखा कि यह चमक दूर उस दर्रे से आ रही थी जहां हिमकाल का द्वार स्थित था। लेकिन ये चमक पहले से ज्यादा तीव्र और स्थिर थी। अवंतिका उस दर्रे की ओर भागी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि हिमकाल का द्वार पहले की तरह ही सक्रिय था, लेकिन इस बार वह केवल एक धुंधला अंडाकार आकार नहीं था। वह अब पानी जैसी एक चमकदार पराभासी सतह बन गया था जिसके भीतर से हिमयुग का परिदृश्य और उसकी आकृतियां पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। लेकिन इस बार उन आकृतियों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे द्वार के करीब आ रही थीं, जैसे वे बाहर आने की कोशिश कर रही हों या कुछ बताना चाह रही हों। अवंतिका को लगा कि हवा में एक अस्पष्ट चिंता महसूस हो रही है जो उस प्राचीन दुनिया से आ रही थी। तभी उस द्वार से एक ध्वनि निकली। यह कोई शब्द नहीं था बल्कि एक कंपनशील गहरा स्वर था जो पूरी घाटी में गूंज उठा। ये स्वर चेतावनी जैसा लग रहा था। ये किसी आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहा था। अवंतिका ने महसूस किया कि यह स्वर सीधे उसके आंतरिक बोध से जुड़ रहा था।
उसे लगा जैसे उसे एक मानसिक संदेश मिल रहा हो जो उस प्राचीन सभ्यता से आ रहा था। हमारा समय फिर लौट रहा है, प्रकृति का संतुलन फिर डगमगा रहा है, वह जो हमें निगल गया था वह फिर जागृत हो रहा है। तुम ही सेतु हो, तुम्हें हमारे ज्ञान को अब समझना होगा ताकि तुम इस संसार को बचा सको। संदेश में एक और दृष्टि थी, धरती के अंदरूनी हिस्सों में हलचल, भूगर्भीय प्लेटों का तनाव बढ़ना और हिमालय में एक बड़ी विवर्तनिक घटना, टेक्टोनिक इवेंट की आशंका। हिमकाल का द्वार केवल अतीत का रास्ता नहीं था बल्कि भविष्य की चेतावनी भी था। अवंतिका जानती थी कि उसे अब चुप नहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत रहस्य नहीं था, उसे हिमकाल के द्वार से मिले संदेश को वैज्ञानिकों और अधिकारियों तक पहुंचाना था। लेकिन कैसे? उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? उसने आनी पेमा के पास लौटकर उन्हें सब कुछ बताया। आनी पेमा ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराई। द्वार ने तुम्हें चुना है बेटी, अब तुम्हारा काम सिर्फ देखना नहीं बल्कि सुनना और समझाना है। हिमालय को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसकी प्राचीन आवाजों को समझ सकें। आनी पेमा ने अवंतिका को एक और बहुत पुरानी छोटी स्फटिक की मूर्ति दी। मूर्ति किसी अस्पष्ट आकृति की थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी आंतरिक चमक थी। ये स्मृति का पत्थर है, आनी पेमा ने कहा। इसे द्वार से मिली ऊर्जा को धारण करने और उसे दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए बनाया गया था। अवंतिका ने स्फटिक की मूर्ति को अपने हाथ में लिया। उसे लगा कि मूर्ति गर्म हो रही है और उसमें से एक सूक्ष्म कंपन उसके शरीर में फैल रहा है। अगले कुछ दिनों तक अवंतिका ने स्मृति के पत्थर के माध्यम से हिमकाल के द्वार से मिले संदेशों और दृश्यों को अपने मन में दोहराया। उसने उन्हें वैज्ञानिक भाषा और पर्यावरण संबंधी आंकड़ों से जोड़ने की कोशिश की। वह दिल्ली लौटी और अपने सहयोगियों और सरकारी अधिकारियों से मिली। शुरुआत में उसकी बात को केवल एक रोमांचक कहानी माना गया, लेकिन जब अवंतिका ने स्मृति के पत्थर को उनके सामने रखा और उसमें से निकलने वाली अजीबोगरीब ऊर्जा और सूक्ष्म कंपन को दिखाया, और जब उसने सटीकता के साथ आने वाली भूगर्भीय घटनाओं के कुछ शुरुआती संकेत बताए, तो कुछ वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हुए। स्मृति के पत्थर ने एक अदृश्य सेतु का काम किया। ये केवल एक उपकरण नहीं था बल्कि एक एम्पलीफायर था जो हिमकाल के द्वार से मिलने वाले प्राचीन ज्ञान और चेतावनी को आधुनिक वैज्ञानिक डेटा के साथ जोड़ रहा था। अवंतिका के प्रयासों के कारण हिमालय क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियों की निगरानी को और मजबूत किया गया। हिमकाल का द्वार अब केवल एक रहस्यमय किंवदंती नहीं रहा बल्कि एक ऐसा अलार्म सिस्टम बन गया था जो मानवता को प्रकृति के गंभीर असंतुलन की चेतावनी दे रहा था। केदारनाथ अवंतिका के लिए एक ऐसी चौकी बन गया था जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य मिलते थे। हिमकाल का द्वार मौन खड़ा था, लेकिन उसकी आवाज अब स्मृति के पत्थर के माध्यम से दुनिया तक पहुंच रही थी। एक ऐसी आवाज जो मानवता को याद दिला रही थी कि उसे अपने अतीत से सीखना होगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना होगा और अपने भविष्य को खुद ही आकार देना होगा, इससे पहले कि हिमकाल का एक और चक्र सब कुछ निगल जाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।